चलो हम लोग का आज से पीरियोडिक टेबल का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये पीरियोडिक टेबल जो बना, क्यों बना? टेबल जैसे है ना नाम, पीरियोडिक टेबल। तो जितने भी हमारे वर्ल्ड में, नॉट ओनली फॉर द इंडिया, वर्ल्ड, जितने भी एलिमेंट को खोजा गया उसके लिए घर बनाया गया। क्या बनाया गया? घर बनाया गया। और उस घर में रखने का एक व्यवस्थाकरण किया गया। तो व्यवस्थाकरण करने के कारण, जैसे मान लो एक घर उधर बना देंगे, उधर बना दो, उधर बना देंगे, तो मेरा स्पेस ज्यादा लेगा। तो एक व्यवस्थित ढंग से एलिमेंट को सजाया गया। दिन प्रतिदिन नए नए एलिमेंट की खोज हो रही है। और उस एलिमेंट को कैसे पहचानेगा, हर पॉसिबिलिटी नहीं कि कौन सा एलिमेंट किस घर का है, किस ब्लॉक में रखा गया, उसकी समानताएं क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट को पहले समझो, तब यह आएगा क्यों पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। सपोज दैट, मानिए आपके पास एक बर्तन है और एक 3 तरह का बर्तन है। ठीक, अरे एक बर्तन, हाँ, टोटल मिला के सपोज करो 4 तरह का बर्तन है। ठीक, एक बर्तन में यहां सपोज करो लकड़ी का सामान, इसी बर्तन में क्या है, कांच का, सोचो कांच रख दिए, लकड़ी का सामान रख दिए, प्लास्टिक रख दिए, ठीक, और मिट्टी का रख दिए। सामान एक ही बर्तन में भर दिया मैं। ठीक, और एक हमने लिया 4 लिए, चलो एक और बना लो तो क्या दिक्कत है। तो एक 3 तरह का टोकरी, एक में कांच का सामान सब छाटे, एक लकड़ी का सामान छाप दिए, एक प्लास्टिक का सामान छाप दिए और एक मिट्टी का। तो सपोज दैट, बताओ, तो अगर कोई व्यक्ति सामान, अब इसमें भरा बड़ा आइटम है, मान लो कांच का कोई लंबा है, टेढ़ा है, चपटा है, कोई मतलब है, लकड़ी का कोई लंबा लकड़ी है, छोटा लकड़ी है, प्लास्टिक का बड़ा बोतल है, छोटा बोतल है, मिट्टी का बड़ा खिलौना, छोटा खिलौना। अब ये सारा एक बर्तन में रखा रहता। तो अगर हम लकड़ी का मांगते तो निकाल के आपको बोलते छोटा लकड़ी का दो, तो निकाल के देने में दिक्कत होती। और अगर हम सबको सेपरेट कर दिए तो इसका मतलब हमने लकड़ी का मांगा तो लकड़ी वाला बर्तन से लकड़ी का सामान निकाल के आप दे दिए। ठीक, फिर कांच वाला बर्तन से कांच वाला। मतलब क्या हुआ, अगर हमने वस्तु को अलग अलग ग्रुप में रख दिए तो क्या हुआ, हमको निकाल के देने में सहूलियत हो गई। और अगर एक साथ रखा रहता तो निकालने में दिक्कत होता। सेम कहानी पीरियोडिक टेबल का चला। पीरियोडिक टेबल जो बनाने की वजह ही थी, दिन प्रतिदिन एलिमेंट की खोज होती जा रही थी। और वर्तमान में इतने एलिमेंट हो गए कि वर्तमान में टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है? 18। अब 118 को एगो सजा के नहीं रखेंगे तो कौन एलिमेंट किसका, एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, खोजना में दिक्कत हो जाता। तो इसी समस्या का समाधान के लिए एक टेबल जनरेट किया गया जिसका नाम दिया पीरियोडिक टेबल। तो वास्तव में पीरियोडिक टेबल का जनक माना जाता है मेंडलीफ, बट इनका पीरियोडिक टेबल सक्सेस नहीं हुआ। फाइनली वर्तमान में जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं वो टेबल मॉसले का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अब वर्तमान में वही पीरियोडिक टेबल क्या पढ़ा जाता है। तो वर्तमान में जो मॉसले साहब पीरियोडिक टेबल बनाए, तो बनाने से पहले बहुत सारे डिस्कवर हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने टेबल का रिसर्च किया। तो रिसर्च कैसे हुआ और इसका जन्म कैसे हुआ पीरियोडिक टेबल, जानिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। तो बेसिक आइडिया यही दिए कि एलिमेंट को एक क्रमबद्ध घर तरीका से सजाना। किसी ने एटॉमिक नंबर पर सजाया, बाद में किसी ने एटॉमिक नंबर मास नंबर को प्रेफरेंस दिया। ठीक, अलग अलग टाइप से अलग अलग विद्वानों ने या साइंटिस्ट ने अपने अपने मत दिए, लेकिन सबका किसी फाइनली जाके जो लास्ट टाइम में एक्सेप्टेड हुआ और सबसे प्रमाणिक माना गया पीरियोडिक टेबल, वो पीरियोडिक टेबल रहा मॉसले साहब का। किसका रहा? सही माई बात। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। आप लोग एटॉमिक नंबर पढ़ चुके हैं, क्या होता है, मास नंबर क्या होता है पढ़ चुके हैं, आइसोटोप क्या होता है पढ़ चुके हैं, इसीलिए उसके बारे में यहां पर अभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और एलिमेंट और पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, बैलेंसी क्या है, ये सभी बातों को जानने के लिए वो अलग अलग ब्लॉक में बांट दिया गया है। तो अलग अलग ब्लॉक में बांटा गया, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ हर कलर से रिप्रेजेंट किया गया है टेबल कौन किस कलर का है। ठीक है, ये आपका बैगनी कलर है, वो धातु का रिप्रेजेंट करेगा। फिर दूसरा वाला होगा क्षार धातु को। फिर एक कलर जो दिया संक्रमण धातु को, ग्रीन वाला जो दिया अधातु को, सब आगे बताएंगे। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कलर से डिफरेंट डिफरेंट आपको एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है।
ठीक। एटॉमिक नंबर लिखा कैसे जाता है आपको पता ही है, किसी भी एटम का ऊपर टॉप वाला जो होता है एटॉमिक नंबर, नीचे और इसका दूसरा साइड होता है जो होता है क्या, मास नंबर, या नीचे में लिखा जाता है मास नंबर। किसी भी एटम का टॉप मोस्ट में अगर इंडिकेट करते हैं वो किसको लिखता है, एटॉमिक नंबर को किसको लिखता है, और नीचे में रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर या उसका दूसरा साइड में। ठीक, H हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया गया है, इसीलिए इसका एग्जांपल लिया ना, इसको साइंटिस्ट लोग प्रूव ही नहीं कर पाए, इसको रखेंगे कहां पर, कोई रखता है पहला घर में, कोई 7वें नंबर पर रखता है, इसीलिए इसको बोल जाता है आवारा एलिमेंट। आवारा मतलब समझते हैं ना, जिसे आवारा हो गया है, उसको घर द्वार से कोई मतलब ही नहीं है, वही इसको हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल से मतलब ही नहीं है, इसीलिए ये पूरा पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब करता है। ये जैसे घर में एक आवारा बेटा या बेटी हो जाता है तो पूरा घर को डिस्टर्ब करता है ना, घर का पूरा सदस्य को परेशान करके रखता है, उसी प्रकार इसमें हाइड्रोजन को परेशान करके रखता है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आइए देखो, पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले कुछ इंटरेस्टेड चीज जान लेना है आपको। ये क्या है, देखो जैसा कि पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ते हैं, वर्तमान में जो ज्ञात एलिमेंट, टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी बताई गई है, क्योंकि ये पहले जानिए फिर इसके बाद आएंगे वहां पे पीरियोडिक टेबल, तब ना इंटरेस्ट आएगा। तो बोला क्या, वर्तमान में टोटल एलिमेंट जो खोजे गए हैं 118 को रखिए कैसे, सजाने का क्रम जारी करना चाहिए, इसीलिए पढ़ा जाता है। दूसरा नंबर, नेचर से जो एलिमेंट मिले हैं वो नेचर से कितने मिले हैं आपका 94, और आर्टिफिशियल जो तैयार किए गए हैं कितने एलिमेंट है आपका, कितना, हाँ 24 या 24 एलिमेंट, कितने एलिमेंट, तो प्राकृतिक में कितने एलिमेंट की खोज हुई है, कितना खोज हुआ है 94, और आर्टिफिशियली कितना बनाया गया है। फिर उसके बाद जिसमें धातुओं की संख्या कितनी पाई गई है, मतलब 118 एलिमेंट में मेटल जो खोजा गया है कितना आपका है 91, कितना खोजा गया है, तब बोलते नहीं है, कितना खोजा गया है। फिर नॉन मेटल की खोज कितना हुआ है, और मेटलॉइड जिसको बोलते हैं मेटल नॉन मेटल, सब यही झगड़ा होगा। शुरुआत में खोज हुआ कि मेटल और नॉन मेटल का बेस पर, तो बोला मेटल और नॉन मेटल है, और कहीं मेटलॉइड आ गया तब कहां रखेंगे, तब बस नहीं हुआ, साबित कर पाया, फ्लॉप, नियम फ्लॉप हो गया। सब एक दूसरे को मतलब क्या होगा, बुराई साबित करेगा सब साइंटिस्ट लोग, और लास्ट में जिसका बुराई को प्रमाणित नहीं कर पाया वो हो गया सत्य। ठीक, तो मेटलॉइड की जो खोज की गई थी कितनी की गई थी, आपको पढ़ा चुके हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस भर भर के पूछा जाएगा, इसीलिए पहले क्वेश्चंस फिर उसके बाद सारा एक्सप्लेनेशन। तो टोटल एलिमेंट की खोज कितना हुआ है, नेचुरल एलिमेंट की संख्या और आर्टिफिशियल एलिमेंट, फिर उसका मेटलॉइड, अच्छा मेटलॉइड की संख्या से, फिर नॉन मेटल का, फिर उसके बाद भूपट्टी मतलब भूगर्भ में जो बोला गया है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट, मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में जो मेटल पाया जाता है उसका नाम क्या है आपका ऑक्सीजन, और जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले ये तत्व एलिमेंट है, और पाया जाने वाला धातु कौन सा है आपका एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु का नाम, और एलिमेंट बोलेंगे तब सबसे हल्का एलिमेंट और सबसे भारी एलिमेंट, पूछता है परीक्षा में, पूछा जाएगा कि सबसे भारी तत्व का नाम बताओ, तो सबसे भारी तत्व कौन सा है, सबसे भारी या सबसे हल्का हाइड्रोजन, सबसे हल्का, फिर बोला गया सबसे हल्का धातु, धातु मतलब मेटल, मेटल में सबसे आपका हल्का कौन है, और द्रव्य में मतलब द्रव्य धातु, लिक्विड मेटल। ठीक है, यही तो बार बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, तो लिक्विड मेटल एलिमेंट बोलेंगे तो पारा, तो एकदम कंटे सब भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व और सब पाए जाने वाला धातु, सबसे हल्का तत्व, सबसे भारी तत्व, सबसे हल्का धातु में तत्व, और द्रव्य में धातु तत्व पारा। उसके बाद द्रव्य अधातु नॉन मेटल में कौन आएगा, द्रव्यम, लिक्विड नॉन मेटल, और लिक्विड मेटल बोलेंगे तब क्या आ जाएगा पारा, और लिक्विड नॉन मेटल बोलेंगे तब
ब्रोमियम। और विद्युत का सबसे अधिक सुचालक कौन है? इसीलिए बोला जाता है चांदी उंदी पहन के बिजली मत छूना, नहीं तो मारेगा तो 50 से 40 झटका। तो महिला लोग पूरा चांदी उंदी, इसीलिए करंट मारता है महिला लोग को ज्यादा, है ना, इसीलिए नहीं, सावधानी से, क्योंकि चांदी जो होता है करंट का बहुत सुचारू रूप से फ्लो करता है, तांबा से भी पावरफुल है। फिर उसके बाद विद्युत का सुचालक नॉन मेटल का बोलेंगे नाम क्या होगा? ग्रेफाइट। ठीक है, उसके बाद सबसे अधिक बताना है कि आघात वर्धीय तत्व जो क्या होता है आपका? सोना। सबसे अधिक एक्टिव मेटल का नाम क्या होगा? फ्लोरीन। और सबसे अधिक नॉन मेटल, फिर सबसे अधिक एक्टिव मेटल का नाम सीजियम। अधातु माने एक्टिव मतलब होता है क्रियाशील, ठीक, तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु का नाम, और धातु का नाम सीजियम। तो देखो ये सब फ्लोरीन आ रहा, क्लोरीन आ रहा, सीजियम आ रहा, कहां आएगा? सब पीरियोडिक टेबल में भी आएगा। हाँ, आघात वर्धनीय माने आघात मेरे साथ क्या बोले बोले पूरा एकदम मार के एकदम, देखती है सोना 10 ग्राम से कितना बड़का बड़का आभूषण तैयार कर लेती है। तो वही, और लोहा का बनाओ तो 10 ग्राम, तो जो 10 ग्राम ही होता है ना, कितना होता होगा? इतना, मेरा मतलब ये टीप के बराबर इतना ही होता होगा ना, इतना इतना तो होता होगा 10 ग्राम। ऐसे वो कितना बना लेता है सोना बताओ तो 10 ग्राम से, ठीक है। तो वही बोला गया है, मतलब बहुत उसका लेयर को पतला कर सकते हैं यहाँ पे। तो द्रव्य वाले नॉन मेटल का नाम, फिर सबसे अच्छा धातु का सुचालक, फिर आपका सुचालक अधातु का नाम विद्युत का, और आघात वर्धक तत्व का नाम, सबसे अधिक एक्टिव अधातु का नाम, और धातु का एक्टिव धातु सीजियम। उसके बाद देखो सबसे अधिक आयन विभव, समझते हैं ना, पोटेंशियल, सबसे अधिक आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला तत्व किसका है? हीलियम। और न्यूनतम आयनाइजेशन पोटेंशियम सीजियम। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत एफिनिटी किसके पास होता है? क्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीडेशन कौन किसका होता है? फ्लोरीन का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम को ओपन में कभी नहीं रखा जाता है, इसको मिट्टी का तेल में रखेगा। फिर हड्डियों और दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? कैल्शियम। तो सबसे ज्यादा आयन विभाजन पोटेंशियल किसका होता है? अरे ऐसे हीलियम बोल रहा है, किसका होता है? हीलियम। फिर न्यूनतम आयनाइजेशन पोटेंशियम सीजियम। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला तत्व क्लोरीन। विद्युत ऋणात्मक किसका सबसे अधिक होता है? क्लोरीन। ऑक्सीकरण पदार्थ सबसे प्रबल किसका होगा? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखने वाला तत्व सोडियम। दांत और हड्डियों के निर्माण करने वाला कैल्शियम। अब आओ, अभी तक तो हमने पढ़ा मुख्य मुख्य तत्व। तो सोचो, मेरा शुरू में बताना, जनरली इसको लास्ट में बताया जाता है, शुरू में इसलिए बताएं कि वास्तव में जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसका एलिमेंट है, उसका यूज क्या है हम लोग का। तो आपको समझ में आ गया, अगर पीरियोडिक टेबल नहीं होता कौन एलिमेंट क्या काम करता, कैसे पता चलता, कौन से सही में आई बात। अब आइए पीरियोडिक टेबल का दुनिया में। तो देखो, शुरुआत में जिस समय पीरियोडिक टेबल की रचना की जा रही थी, इसकी जो शुरुआत की गई 1800 ईस्वी में। कब की गई? 1800 ईस्वी ने वैज्ञानिकों ने मात्र जो बोला गया 30 एलिमेंट को खोजे थे। कितने एलिमेंट को खोजे थे? और 2016 आते आते कितना एलिमेंट खोज लिए? तो पहले देखो छोटा झोला था, रख लेते थे 2-4 गो। मान लो एक झोला है 30 गो सामान, तो टपोर के निकाल के दे देंगे। अब 118 है तो ढूंढने में लग जाएगा ना जगह, तो इसको इसीलिए सजाया गया। तो वर्तमान मतलब 2016 तक टोटल 118 एलिमेंट खोजे गए। कितने खोजे गए? ठीक, जिसमें अभी आपको बताएं कि नेचर से मिले कितना? 94। और जबकि जो वैज्ञानिक द्वारा तैयार किए गए कितना है?
24। इसीलिए शुरू से जिस समय से एलिमेंट पढ़ाते आ रहे, बार बार ये चीज बोलते आ रहे हैं। क्यों बोलते आ रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका वर्तमान में टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है? 118। आपका नेचर से कितना मिला है? 94। आर्टिफिशियल कितना बना है? 24। एकदम रटते जाना है, रटते जाना है, जब तक आप रिजल्ट नहीं कर जाए। शुरुआत में कितना मेटल का खोज किया गया था? वो कुछ दूसरा बोला हमको, 34 हमको सुनाई दिया। कितना खोजा गया था? आप देखो, अब एक क्वेश्चन आया यहां से, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, समझो, शुरुआत में जब हमारा साइंस उतना डेवलप नहीं था तो वहां पर दो ही बात थे, शुरुआत तो कहीं से करना पड़ेगा। जैसे आप लोग पढ़ाई की शुरुआत करते थे तो शुरुआत वाले का नहीं, एक के बाद हम 10 परीक्षा, क्लास 10 की परीक्षा देंगे, तो संभव है? नहीं, उसको पढ़ना पड़ेगा, नर्सरी, LKG 1 2 3 4, तब जाके 10 पे पहुंचे। तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना पड़ा। उसी प्रकार जब शुरुआत में जो आपका 30 मेटल का खोजा गया था तो उस समय सहूलियत थी, उतना ज्यादा साइंस डेवलप नहीं था, तो बोला मेटल है, तो वहां पर दो ही विचार आए थे, एक को कर देंगे मेटल और एक को कर देंगे नॉन मेटल। बोला कि दो ही भाग में बांटे शुरू में, एक मेटल, तो मेटल का आइडेंटिटी के बेसिस पे बांट दिए, एक था नॉन मेटल, नॉन मेटल के बेस पर बांट दिए। तब एक क्वेश्चन आया कि मेटल और नॉन मेटल, अब बीच वाला आ गया, तब मेटालाइट, तब फंस गया। तो बोला आप कहा जवाब दे, तो बोला कोई जवाब नहीं, तो बोला थ्योरी फ्लॉप। तो देखो पहला वही लिखे हैं सब। बोला गया नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, बोला गया समय के साथ साथ ज्ञात तत्वों की संख्या लगातार बढ़ती गई और इसलिए सभी तत्वों को उसके कंपाउंड संरचना, उसके स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गुण धर्म और अन्य भौतिक मतलब फिजियोकेमिकल बेसिस के आधार पर अलग अलग बांटा गया। इस बेसिस पर बांटने की प्रथा हुई, इसलिए वैज्ञानिकों ने कुछ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर तत्वों को वर्गीकरण कर दिया गया, लेकिन सभी तत्व के गुण धर्म जो थे समावित और सरलीकृत अध्ययन करने की दृष्टि से किया गया था। बांटने का उसका मुख्य उद्देश्य था, जैसे मान लो कि मेटल, मेटल में आपका जितना ग्रुप होगा लेकिन इसमें सिमिलरिटी पाया जाएगा मेटल वाला, तो हम पहचान लेंगे अच्छा ये मेटल ग्रुप है। नॉन मेटल वाला को सब एक जगह रख दिए तो नॉन मेटल का सारा प्रॉपर्टी रख दिए तो वहां रख दिए। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल समझो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बहुत सारा किताब रहता है, तो बोलेंगे साइंस का किताब, बोलो साइंस सेक्शन में जाना है, तो इसका मतलब क्या? साइंस सेक्शन में वही बच्चा गया होगा जिसको साइंस का किताब का दरकार होगा। अब साइंस में बहुत तरह का साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जितना साइंस है सब उधर मिलेगा। आर्ट सेक्शन में जाएगा तो खाली आर्ट से वाला किताब मिलेगा। कौन सा सही मारिए ना? तो इसी प्रकार शुरुआत में मेटल और नॉन मेटल को बांट दिया गया कि अगर उसको मेटल संबंधित अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो मेटल का ग्रुप पे चला जाएगा, उसका सारा प्रॉपर्टी मिल जाएगा। नॉन मेटल के पास जाएगा, नॉन मेटल वाला सारा प्रॉपर्टी उसके पास होगा। शुरुआत में यही भावनाएं आई थी, तो इसीलिए ये बोला गया वैज्ञानिक ने कुछ निश्चित समानताएं, सिमिलरिटी एवं असमानताएं, डिसिमिलरिटी के आधार पर तत्वों का क्रमिक, क्रमिक मतलब होता है कंटिन्यूअसली एवं तार्किक वर्गीकरण की आवश्यकता का अनुभव किया और सभी तत्वों को उनके गुण धर्म में समन्वित और सरलीकृत अध्ययन किया। तो मतलब दो ही पैटर्न को रखा, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। ठीक, आगे चल के बात आई कि ठीक है जब हम लोग बांटेंगे तो कोई इसका बेस होना चाहिए, तो शुरुआत में 3 तरह का आपका मत दिए गए, वही लिखा गया अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। शुरुआत में एलिमेंट को क्लासिफिकेशन के लिए क्या 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 अटेम्प्ट लिया गया, सोच विचार किया गया। तो देखो अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण शुरुआत में 3 पैटर्न पर किया गया था, एक मेटल और नॉन मेटल बेसिस पर, दूसरा गया था डोवेराइन्स का जो होता है ट्राइड मेथड पर किया गया था, एंड थर्ड वन बोला गया था न्यूजीलैंड का ऑक्टेव नियम के आधार पर। हाँ, न्यूलैंड लिखा हुआ है ना, तो न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव नियम है उसी के आधार पर। तो शुरुआत में मेटल को जो बांटा गया था यही 3 तरह से विचार किया गया कि नहीं हम लोग पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट को रखेंगे इसी बेसिस पर रखा गया। तो सबसे पहला तरीका क्या अपनाया गया? मेटल और, जिसको हिंदी में लगा अच्छा हिंदी पढ़ रहे हैं, धातु और अधातु के वर्गीकरण के आधार पर। किसके आधार पर? ठीक, तो अभी अभी आगे बताएंगे धातु तो अधातु, तो बीच में एक उपधातु भी तो आता है मेटोलाइट, अब उसको कौन बताएगा? तो बोला नहीं पता, नहीं पता तो जाओ घरे जाओ, इसका फ्लॉप कर दिया। तो फिर कौन साइंटिस्ट आया? डोबेराइनर।
तो ई आया तो ई भी ट्रायड नियम दिया। ई बताया कि बीच वाला जो एलिमेंट होता है बगल के दो एलिमेंट के एवरेज के बराबर होता है। तो बोला ठीक, अगर बीच में नहीं आएगा तब क्या करेगा? तो बोला घर जाओ। तो इसको भेज दिया, किसको भेज दिया? डॉबेराइन का ट्रायड। फिर लास्ट में आया, कौन आया? न्यूजीलैंड का स्टग ने ई का बोला, ई गाने पर बना दिया, सारे गामा पादा निशा। हाँ, बोला ई का है। तो ई बताया कि अगर किसी पीरियड में 7 नंबर के बाद पूरा एलिमेंट रिपीट होता है, क्या होता है? रिपीट होता है, लेकिन कैल्शियम ऐसा जो रिपीट नहीं होता है 7 नंबर का। तो बोला ई भी नियम फ्लॉप। तो बोला एक भगाओ। ठीक, तो जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे इसमें पीरियोडिटी में क्लियरिटी आते चली गई। कौन से सही हमारी बात? तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, तब लास्ट में जाएंगे मौसले साहब के पास। ठीक, तो आप लोग भी रिसर्च करके उसको भी फ्लॉप साबित कर दीजिए, तो उसको भी भगा दीजिएगा, फिर अपना नाम जोड़ लीजिएगा। तो आइए, तो मोस्ट वेलकम मेटल और नॉन मेटल के आधार पर क्लासिफाई। इसमें कोई विशेष चीज नहीं है, आप लोग मेटल और नॉन मेटल का डेफिनेशन जानते हैं, बस उसी आधार पर मेटल को क्लासिफाई किया गया था, मतलब एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया था, नॉट अ मेटल। तो बोला गया, देखो सर्वप्रथम जो होता है, इस पर जो विचार करने वाले थे पीरियोडिक टेबल को कि हम मेटल और नॉन मेटल बेसिस पर बांटेंगे, तो उसमें जो साइंटिस्ट थे उन साइंटिस्ट का नाम था बार्जिलियस। क्या नाम था? तो सर्वप्रथम बार्जिलियस द्वारा ही मेटल और नॉन मेटल को दो भागों में बांट दिया गया। एक एलिमेंट को मेटल के प्रॉपर्टी में रखेंगे और दूसरे वाले को किसमें रखेंगे? नॉन मेटल में। तो बोला गया जितना भी चमकीला चीज होगा, लचीला चीज होगा, जो हीट को ऑब्जर्व करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो पास करेगा, जिसमें सुचारू होगा और सामान्य अवस्था टेम्परेचर पर वो ठोस अवस्था में रहेगा, तो बोला उसको हम धातु कहेंगे। मेटल का प्रॉपर्टी बताया, तो जो क्या होगा? चमकीला होगा। क्या दिखने में लगेगा? वो चमकीला होगा, लचीला होगा, ऊष्मा जिसमें होगा, विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा, जिसमें सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर पर जो क्या होगी? सॉलिड अवस्था में होगी। बोला इसको सब धातु का ग्रुप में रखो। जो भी रहेगा सब कौन प्रॉपर्टी बोल दिया उसको? धातु का। धातु बोले तो मेटल का। कौन प्रॉपर्टी बोला? मेटल का। बोला मेटल हुआ। तो बोला नॉन मेटल। तो बोला वेट करो, बताते हैं। बोला जो चमकीले, चमकने में दिख रहे, चमकीला नहीं होगा, आलोचनीय होगा मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होगा, ठीक, अनम्य होगा, ऊष्मा और विद्युत का क्या होगा? वो कुचालक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से पास नहीं करेगा, जो सामान्य टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में नहीं रहेगा, उसको किस श्रेणी में बांट दिया? अधातु मतलब नॉन मेटल। बस ये सिंपल डेफिनेशन बताया कि शुरुआत में जो एलिमेंट थे ये दो ग्रुप में बांट दिए, एक मेटल बना दिया और एक नॉन मेटल। यहां तक तो माना, क्योंकि इसका आगे कोई नहीं आया था तो बहुत खुश, हम ही तो है तेज तर्रार, अब तो है ही नहीं कोई। बोला वेट करो, आ रहे हम पीछे से, तब पीछे पीछे पहुंचेंगे एक और आदमी। देखो बोला गया नॉन मेटल, तो बोला गया धातु और अधातु का वर्गीकरण। फिर यहां पर हो गया एक्टिव, जो मोर एक्टिव धातु और अधातुओं के विषय में कोई तार्किक कारण स्पष्ट नहीं किए। इस सिंपल बोला कि ये चीज मेटल नॉन मेटल। तो बोला जो मोर एक्टिव होगा तो बोला तेज, और कोई बहुत तेज होगा तब कौन क्लास में पढ़ेगा वो? तो बहुत तेज होगा, आज बोला बहुत कमजोर होगा तब इसमें टेंशन आ गया। तो उसमें बोला एक ही क्लास में लगेगा, मतलब बहुत एक्टिव मेटल और बहुत नॉन एक्टिव मेटल आ गया तब। तो बोला इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, तो पहला इसका फ्लॉप होने का कारण हो गया। इसके पास जवाब ही नहीं था बार्जिलियस साहब के पास। वही लिखा गया लिमिटेशन ऑफ मेटल और नॉन मेटल क्लासिफिकेशन। समझ में आया? दूसरा बात आया, ही तो बोला एगो कमजोर और तेज। आप बोला दोनों का बीच बना गया तब, मैंने तेज विद्यार्थी है लेकिन बहुत बीमार रहता है। अरे क्या बोला कि बहुत तेज कमजोर विद्यार्थी है, फील्ड में बहुत दौड़ता है, अब वो क्या करेगा? उसी का बीच का खड़ी हुआ, जिसका नाम पड़ा क्या? मेटलॉइड, उप धातु। बोला कुछ ऐसे भी तत्व थे जिसमें दोनों प्रॉपर्टी पाया गया, मेटल और नॉन मेटल का गुद बिंदान थे, तो उसको नाम दिया क्या? मेटलॉइड। तो बोला अब इसको कहां रखेंगे? ये तो दो ही ग्रुप है, वो चमकीला रहेगा, बिना चमकीला रहेगा, उससे धारा प्रवाह होगा, इससे धारा प्रवाह नहीं होगा। इसके बारे में क्या बोलेंगे? दोनों रहेगा तब, मैंने कुछ में धारा प्रवाह रहा, कुछ धारा प्रवाह नहीं, तब क्या होगा? तब इनके पास कोई जवाब नहीं मिला। तो यही बोला गया लिमिटेशन ऑफ बार्जिलियस साहब का पीरियोडिक टेबल का। तब इनका नियम क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। तब फिर एक नया व्यक्ति पहुंचे, तब बोले अगला व्यक्ति जो पढ़े डॉबेराइन। कौन पहुंचे? ये बोला कि ठीक टेंशन नहीं लो बार्जिलियस जी, पीछे पीछे हम आ रहे हैं। तभी पीछे पीछे आए तो ये एक नए नियम बताती है। एक का नियम बताए, देखो बोला गया एटॉमिक थ्योरी पढ़े है ना, बोला कि एटॉमिक थ्योरी जब डेवलप हो गया तब ये आई नहीं आए पहले। बोला देख लिए दाएं बाएं
कि मेरा कोई विरोध करे वाला नहीं ना, तो वेट किए, बोले था ना वेट एंड वॉच। ये बोला अभी तक मेटल और नॉन मेटल, अभी हम जाएंगे तो फिर मेरा भी फ्लॉप हो जाएगा। तब इन्होंने खोज होने दी किस थ्योरी का, एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत। जब खोज हुआ तब बोले अब हम जा सकते हैं। तो बोला गया परमाणु सिद्धांत के विकास के बाद 1800, और मेटल तो 1800 ईस्वी से खोजा हुआ, तो 17 साल इंतजार किए। कितना साल इंतजार किए? इंतजार करने के बाद 1817 ईस्वी में जर्मन केमिस्ट थे ये वैज्ञानिक, जिनका पूरा नाम था विल्फगैंग डोबेराइनर। क्या नाम था? हाँ, वोल्फगैंग, तो उतना नहीं आएगा तो इन्हीं का नाम पर। उन्होंने बताया कि अब हमको बच्चा लोग को समझाने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो एटॉमिक थ्योरी पढ़ लिया है, मतलब पूरा साइंटिस्ट लोग को। इसीलिए देखते हैं अच्छा अच्छा कॉलेज में क्या होता है, एंट्रेंस परीक्षा होता है, क्या है, क्योंकि प्रोफेसर बड़े आलसी होता है, सब तेज तरार बच्चा रहेगा, समझा देगा तुरंत तुरंत, उसको ज्यादा दिमाग नहीं है। अब मान लो पूरा भोथर बच्चा रहा और कुछ धसी नहीं रहा तो पगला जाएगा। तो इसीलिए वेट किए, बोला नहीं हम ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करेंगे डोबराइन साहब। वो बोला एटॉमिक थ्योरी हो गया है, मतलब एटॉमिक थ्योरी क्या है समझ गए, अब उसी बेसिस पर हम अपना एक्सपेरिमेंट रखेंगे। तो उन्होंने रखा, देखो उन्होंने बताया क्या, परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण का प्रयास किया। तो इन्होंने बोला जो एटॉमिक थ्योरी जानता होगा उसको पता होगा एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। तो इसीलिए उन्होंने अपना थ्योरी किस पर रखा, एटॉमिक मास, जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखे। अब उन्होंने क्या कहा सुनो, उन्होंने कहा देखो डोबेराइनर के अनुसार बताया गया कि तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास के आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर पर रखे हैं हम। किस पर रखे हैं? असेंडिंग, जिसका मतलब एटॉमिक मास 20 तो 20, फिर 21 वाला, 22 वाला, 23 वाला, 24 वाला। बोला हम कुछ नहीं किए, हम मेटल और नॉन मेटल में नहीं बांटे कि चमकीला लग रहा है उससे बिजली जाएगा, इससे बिजली नहीं जाएगा, हम वो कुछ नहीं किए। वो बोला कि आप एटॉमिक थ्योरी जानते हैं, उसमें एटॉमिक मास होता है, जिसका एटॉमिक मास पहले आएगा पहले रखेंगे, उसके बाद वाला को बाद, वही आरोही क्रम मतलब सेंडिंग ऑर्डर में रखा। कौन रखे? रख दिए। रखने के बाद बोला गया व्यवस्थित करने पर मध्य की स्थिति। तो देखो जब सजाएंगे तो एलिमेंट को रखेंगे, तो बोला सब रखेंगे तो कैसे रखेंगे, कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, हर एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। तब उन्होंने बोला कि जो बीच वाला हम दो का रखेंगे एलिमेंट, वो दोनों के एवरेज के एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो देखो बोला गया मध्य स्थित तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होगा। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट रख दी एग्जांपल के तौर पर, तो फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज आएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना वैल्यू निकला? 2 निकला। तो वही इन्होंने बोला कि जब हम एलिमेंट को आरोही असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो इसका जो रिलेशन बीच वाला जो एलिमेंट होगा अपने दोनों पड़ोसी के एवरेज के लगभग बराबर होगा। और वो एवरेज किसका निकालेंगे? मास नंबर का। किसका निकालेंगे? या एटॉमिक मास का निकालेंगे। तब बोला इस तरह सब एलिमेंट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? जुड़ते चले जाएंगे। तो ये कौन का है? अरे कौन का है? कौन का है? तब इसीलिए इनका थ्योरी पड़ गया डोबराइन ट्राइड्स। ट्राइड में 3 एलिमेंट। कौन सा सही माई बात? ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है, देखो इनको थ्योरी को कहा जाता है ट्रायड नियम या औसत नियम के नाम से जानते हैं। तो डोबराइन जो होते थे इनका साहब के नियम को क्या कहते हैं? ट्रायड नियम, या दूसरा समझ में आ रहा? कुछ आ रहा? आ रहा तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी आगे सामना बाकी है। देखो यहां पर डोबराइन साहब ने 3 एलिमेंट का एग्जांपल लिए। बोला कि अभी डोबराइन साहब ने क्या बोले? एटॉमिक मास के आधार पर हम एलिमेंट को असेंडिंग कर रहे हैं, और हर बीच वाला एलिमेंट अपने दोनों पड़ोसी के एवरेज की क्या होगा? एवरेज का बराबर होगा, तभी तो जुड़ेगा कैसे? नहीं तो बोलेगा मैं सेंडिंग, मान लो यहाँ पर रख दिए कितना 20 नंबर वाला, आप बगले में बैठा दिए 25 नंबर वाला, फिर रख दिए 29 नंबर वाला, तो भाग जाएगा पूरा दूर। तो इसीलिए बोला गया सजाया और बताया कि बीच वाले तत्वों का परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर। एग्जाम्पल लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम।
तो देखो लिथियम का एटॉमिक मास कितना 7 और आपका पोटेशियम का कितना आपका 39, दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड किए तो कितना आया 23, जो किसका है आपका एटॉमिक सोडियम का बराबर हुआ। तो ये नियम जो होता है भारी तत्वों पर भी लागू नहीं हुआ कि हैवी वेट, तो एटॉमिक वेट पर बेस नहीं था। इन्होंने अपना थ्योरी किस पर दिया था, एटॉमिक मास पर दिए। किस पर दिए थे, बड़ा लफड़ा। ये बोले थे तो ठीक है था, ये तो बोले एटॉमिक थ्योरी तो पढ़ लिया, तो एटॉमिक थ्योरी पढ़ा तो बोला स्टूडेंट सब साइंटिस्ट लोग एटॉमिक मास समझ जाएगा, तो बोला एटॉमिक मास तो समझ गया, अगर एटॉमिक वेट आ गया तब बोला अब हमारे से नहीं होगा। कौन बोल दिए, डोबराइन साहब। बोला अगला थ्योरी आप तुम लोग समझो, तब फिर इसके बाद आएगा कौन थ्योरी पर आएगा, एटॉमिक वेट पर बेस जो चलेगा आगे चल के। कौन आएगा, न्यूजीलैंड लॉ ऑफ ऑक्टोपस, जिसको कहा गया न्यूजीलैंड का अष्टक नियम चलेगा। समझ में आई बात, अरे यहां तक समझ में आया, केकरा समझ में नहीं आया, हाथ उठाओ। ठीक, तो आज की कक्षा यहीं तक, अगली कक्षा में पढ़ाएंगे आई कक्षा। धन्यवाद।